हेलो बच्चों। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठान लिया है हम सब ने कि क्लास 9 की इस दौड़ में हम पीछे नहीं रहने वाले हैं। हर चीज़, हर कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे एंड वी आर गोइंग टू मेक एवरी डिफिकल्टी वेरी स्मूथ एंड ईजी। सो कैसी चल रही है बच्चों आप सबकी क्लास 9 की पढ़ाई? हाउ इज इट ऑल गोइंग? आई होप ऑल सब्जेक्ट टीचर्स आर नाउ फेमिलियर टू ऑल ऑफ यू। आपको भी मज़ा आ रहा होगा हमारी ही तरह सीखने में, पढ़ने में, प्रैक्टिस करने में, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने में। सो चलिए वक्त ना गवाते हुए हमारे क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर आज हमें कंप्लीट करना है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट इट एंड कंप्लीट द चैप्टर इन डिटेल। सो बताइए, चैप्टर का नाम, क्लास 9 के फर्स्ट चैप्टर की केमिस्ट्री का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। वन ऑफ द मोस्ट ईजीएस्ट चैप्टर इट इज एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि हमारी रियल लाइफ में इसे हम हर जगह यूज करते ही हैं, राइट? So we are now today going to complete this chapter by completing the pending topics and as well as discuss some questions. So बच्चों, आज अब हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में regarding effect of change in pressure, some important terms which you need to know. बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, कुछ कन्फ्यूजन थे कुछ टर्म्स में, इसका मतलब क्या होता है। सो उन सारी दिक्कतों का दूर करने की जिम्मेदारी मेरी हुई बच्चों। कुछ क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में भी दूंगी। सो चलिए तैयार हो जाइए, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स को हमें कंप्लीट करना है आज। तो उसके लिए सबसे पहली बात जो आपको मैं बताना चाहूँगी वो ये है कि जो हमने हमारे पिछली 2 क्लासेस में सीखा अबाउट द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हाँ जी बच्चों, क्या याद है आपको कि सॉलिड, लिक्विड और गैस कैसी चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो सकती हैं, हमने ये जाना, राइट? वी सी थिंग्स चेंजिंग, वी सी द स्टेट्स ऑफ मैटर बीइंग चेंज्ड। तो बात ये है कि एक से दूसरे में चेंज होने के पीछे एक्चुअली चेंज हो क्या रहा है। देखिए इस पॉइंट को गौर से पढ़िएगा। डिफरेंस इन various states of matter is due to the difference in distances between the constituent particles. जो हम स्टेट में डिफरेंस होगा ना, वो पता है कब और कैसे, किस वजह से डिफरेंट होगा? तब जब जो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स होता है वो चेंज होता है। वंस अगेन अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, डिफरेंस इन वेरियस स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू द डिफरेंस इन द डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। समझे इस बात को आप? इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ही बताएगा कि एक्चुअल में ये क्या है। जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होता जाएगा वैसे वैसे उसका स्टेट बदलता चला जाएगा। दिस चेंज इन डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज एग्जैक्टली द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंट स्टेट्स। ये बात आप समझ गए हो? यहाँ पर मेन बात जो आपको याद रखनी वो ये है, इन पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है ना बच्चों, इन पार्टिकल्स के बीच में जो जगह है, जितनी ज़्यादा है या जितनी कम है, उसी के बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे कि वो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है। ओके, सो डू यू गाइज रिमेंबर व्हाट वर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर? याद है आपको? बिल्कुल, 5 स्टेट्स हमने डिस्कस कर लिए थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, जिनमें से 3 स्टेट्स ऑफ मैटर वी रेगुलरली यूज, वी नो अबाउट देम, वी हैव डिस्कस देयर एग्जांपल्स एज वेल। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे चीज़ें चेंज होती रहती हैं इनके बीच में। देखिए सॉलिड, हम बात कर रहे हैं सॉलिड की, राइट? सॉलिड से कैसे चीज़ें लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं, हाँ जी, और लिक्विड से फिर कैसे गैस में। और ये स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने आपको बताया था, वी कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर, द कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर कैन बी पॉसिबल बाय 2 ways. What were those 2 ways? First was change in temperature and then change in pressure. अब आगे हम सीखेंगे कि हम चेंज इन प्रेशर से कैसे स्टेट ऑफ मैटर को बदल सकते हैं। उसको जानने के लिए पहले जल्दी से हम चेंज इन टेम्परेचर वाली बात रिवाइज कर लेते हैं। याद कीजिए कि कैसे सॉलिड से लिक्विड कैसे बन गया था, सॉलिड से लिक्विड ऑन हीटिंग, हमने हीट किया उसको। हाँ जी बच्चों, हमने हीट किया। ओके, टेम्परेचर बढ़ रहा है यहाँ पर, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बढ़े, कम भी तो हो सकता है। जैसे लिक्विड से सॉलिड, हाँ जी बच्चों, लिक्विड से सॉलिड, पानी से बर्फ, कूलिंग पे होगी, और ऑन कूलिंग वी कैन चेंज द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू द सॉलिड। अब बात कीजिए लिक्विड से गैस की।
हाँ जी बच्चों बताइए, लिक्विड से गैस में क्या होगा? ऑन हीटिंग द स्टेट विल चेंज। व्हेयरएज गैस टू लिक्विड के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? सोचिए जरा, कंडेंसेशन होता है ना, जब गैस से लेके लिक्विड होता है तो ठंडा होने पर ही तो होता है, यहाँ पर भी कूलिंग होगी बच्चों। सो चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है, तभी तो स्टेट बदल रहा है। क्या ये बात आप अच्छे से समझ गए हो? एंड आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन दैट हाउ चेंज इन टेम्परेचर कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर, राइट? हमने आपको प्रॉपरली ऐसे भी सिखाया था कि कैसे एक सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस प्रोसेस को क्या कहेंगे बच्चों? नाम याद है आपको? बताइए जरा, क्या आपको उसका नाम याद है? सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, करके देखते हैं। चलिए, सॉलिड से लिक्विड, बर्फ का पानी बनना वाज नथिंग बट मेल्टिंग। क्या था बच्चों? मेल्टिंग। मेल्टिंग का एक और नाम फ्यूजन। एब्सोल्युटली राइट। नाउ लिक्विड टू गैस, पानी की भाप बनाइए कैसे? ऑन बॉइलिंग, ऑन बॉइलिंग या फिर वेपराइजेशन। बच्चों आपको ये दोनों टर्म्स याद रखने होंगे ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना रहे। कोई भी वर्ड यूज हो सकता है, कॉम्पिटिटिव लेवल में डिफरेंट वर्ड यूज करके आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, पर मतलब आपको पता होना ही चाहिए, राइट? फिर बारी आती है सॉलिड से गैस की। बताइए, सॉलिड से गैस, इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन था। वो ये कह रहे थे कि हमारे बुक में ना दोनों ही तरफ सब्लिमेशन लिखा है, बट एक्चुअली मैं बताती हूँ बच्चों, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन है, ये बिल्कुल सही बात है। सॉलिड से गैस सब्लिमेशन। और मैंने आपको सबलाइम सब्सटेंसेस का भी जिक्र किया था, और ये भी बताया था कि सबलाइम सब्सटेंस कितने ज़रूरी हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे। कौन से सबलाइम सब्सटेंस का जिक्र किया था हमने? बताइए, नैफ्थलीन बॉल्स, कैम्फर, एंथ्रेसीन, राइट? सो अब हमने सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस और सॉलिड से गैस की बात करी है। अब इन रिवर्स प्रोसेसेस की बात करते हैं। देखिए क्या होता है, अगर मैं गैस से वापस लिक्विड लाऊं तो क्या होगा? बताइए, अगर लिक्विड से वापस सॉलिड जाए तो क्या होगा? और सिमिलरली गैस से सॉलिड वापस जाए तो क्या होगा? हमें पता होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, लेट्स डू इट क्विकली। लिक्विड टू सॉलिड, पानी का वापस बर्फ बन जाना, सॉलिड बन जाना, इसे हम कहेंगे फ्रीजिंग। क्या कहेंगे हम? फ्रीजिंग। याद रहेगी ये बात? फ्रीजिंग को हम क्या कह सकते हैं? सॉलिड फॉर्म हो रहा है, सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सॉलिडिफिकेशन। याद रखिएगा अभी बात, सॉलिडिफिकेशन भी कहते हैं इसको। अब बारी आई हमारे वेरी इजी, गैस टू लिक्विड, गैस से वापस लिक्विड बन जाना। मैंने आपको खाना बनाने का एग्जाम्पल भी दिया था, तो इसका आंसर है कंडेंसेशन। क्या है बच्चों? कंडेंसेशन। जैसे जैसे मैं ये डायग्राम बना रही हूँ, ये टर्म्स आपको बता रही हूँ, आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन इन देम, और आपका भी आसानी से रिवाइज हो ही रहा होगा। सो वंस अगेन, गैस टू सॉलिड को हम कहेंगे डिपोजिशन। डिपोजिशन हम इसीलिए कह रहे हैं बच्चों, जब चीज़ें डिपॉजिट हो जाती हैं गैस से सॉलिड। आपने अपने एक्सपेरिमेंट्स में देखा होगा कि कैसे अमोनियम क्लोराइड के साथ हम कर रहे हैं, एक सबलाइम सब्सटेंस है जिसे हम हीट करते हैं और वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है, राइट? अमोनियम क्लोराइड की जो हम बात करते हैं। डिपोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत कम यूज होता है, पर इसके बारे में जानकारी आपको पता होनी चाहिए। सॉलिड का डिपॉजिट हो जाना डायरेक्ट गैस से, कम केसेस में ऐसा होता है, सो बट ऑल्सो यू शुड नो दैट दिस इज कॉल्ड एज डिपोजिशन। Will it be clear to all of you now? Interconversion of states by changing temperature हमने जिक्र कर लिया है। चलिए अब हम बात करेंगे सबसे ज़रूरी, जो कि है टेम्परेचर के बारे में। जब हम जान ही गए हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम चीज़ें डिटेल में अब समझने वाले हैं। ओके, वी विल डिस्कस हाउ द चेंज इन प्रेशर कैन चेंज द स्टेट। ओके, सो इसके बारे में जानने से पहले ज़रूरी है एक बार गैसेस का जिक्र करना। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो किस में है? गैसेस में है। किस में है बच्चों? गैसेस में है। इसी वजह से गैसेस आर कंप्रेसिबल। गैसेस आर कंप्रेसिबल। व्हाई एंड हाउ कैन वी कंप्रेस देम, वही हमें डिस्कस करना है अब। Because on applying pressure, the space between the gaseous particles decreases. Therefore, gases can be compressed readily. हमने जब गैसेस का जिक्र किया था तो ये बात ज़रूर हमने याद से की होगी कि कैसे हम गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर्स में, टैंक्स में भर लेते हैं। और वो क्यों हो रहा है बच्चों? द स्पेस बिटवीन द गैसियस पार्टिकल्स इज वेरी वेरी हाई, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। धीरे धीरे कंप्रेस करने पर, प्रेशर डालने पर वो
स्पेस कम हो जाएगा. वी आर गोइंग टू डिक्रीज दीज स्पेसेस. समझे हो आप ये बात? हम इन्हीं स्पेसेस को डिक्रीज करने वाले हैं. क्या करने वाले हैं? डिक्रीज करने वाले हैं इन स्पेसेस को. बच्चों बहुत आसानी से आप चीज़ें कर पाओगे, बट ये तभी होगा जब आप किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना पालें. इंक्रीज और डिक्रीज में कंफ्यूज नहीं होना है. स्पेसेस होते हैं, ज़्यादा अगर स्पेस होंगे तो उसको कम कर देंगे, राइट? कम है तो और कम कर देंगे. गैसेस में ज़्यादा होते हैं, फिर लिक्विड एंड फिर सॉलिड. ये बात जानते हैं ना आप? सो यहाँ पर गैसेस को कंप्रेस कैसे करें, एक तरीका है जो कि है बाय अप्लाइंग प्रेशर. ऑन अप्लाइंग प्रेशर. प्रेशर के बारे में आप क्या जानते हैं? डू यू गाइज नो? एंड आई होप यू ऑल नो एंड हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट इन फिजिक्स एज वेल. फिर भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि किसी तरीके का कंफ्यूजन आपको ना रहे. हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में. चलिए, जब हम कह रहे हैं कि ये प्रेशर चेंज होने पर चीज़ें बदल जाती हैं, तो चलिए कैसे बदलती है ये देख लेते हैं. इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, इस बात को हमें समझने की अब कोशिश करनी है. टेम्परेचर चेंज हमने समझा, प्रेशर चेंज समझना बहुत ही आसान है. यू नीड नॉट गेट वरिड अबाउट इट एट ऑल. घबराना नहीं है. डरने की क्या बात जब पूजा मैम है साथ, है ना बच्चों? सो आपको डरने की जरूरत नहीं है, बस चीज़ों को लॉजिकली थिंक करना है. चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपको ना चीज़ें आसान लगेंगी. साइकिल का टायर आपने देखा होगा सबने, राइट? उसमें हम गैस भरते हैं कि नहीं? और अगर वो गैस उतनी भर दी जाए जितनी गाड़ी के टायर में भरेगी, तो उस गैस के टायर, उस टायर का क्या होगा? सोचिए ज़रा, फट जाएगा. ऑब्वियसली जितना प्रेशर चाहिए उतना ही ज़्यादा प्रेशर हम डालते हैं तो वो चीज़ें नुकसान पैदा हो जाएगा उसके लिए, है ना? सो प्रेशर को देखो ऐसे मेजर भी किया जाता है, राइट? सो स्टूडेंट्स, आपने अगर गौर से देखा होगा, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट ऑन अप्लाइंग प्रेशर एंड reducing टेम्परेचर gases may be liquefied. हमने गैसेस के बारे में बात की, गैसेस में इंटरपार्टिकल स्पेसेस कैसे होते हैं उसके बारे में बात की, और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर गैसेस के बीच के स्पेस को कम कर दिया जाए और वो लिक्विड जितना बन जाए तो गैसेस लिक्विफाई होंगे कि नहीं. यही बात यहाँ समझाने की कोशिश कर रही है. गैस कैन बी लिक्विफाइड. लिक्विड बनाया जा सकता है गैस को. कैसे? ऑन अप्लाइंग प्रेशर. ऑन अप्लाइंग प्रेशर. सिर्फ प्रेशर से बात नहीं बनेगी, टेम्परेचर का इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें टेम्परेचर को कम करना होगा. यू हैव टू रिड्यूस द टेम्परेचर. टेम्परेचर कम होगा, ओके? टेम्परेचर कम होगा, रिड्यूस द टेम्परेचर एंड अप्लाई द प्रेशर. ओके, इस दो चीज़ों का ध्यान रखकर हम एक गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं. समझे आप इस बात को? You are going to convert the gas into a liquid by applying pressure and reducing temperature. इसी बात को डिटेल में समझते हैं. देखिए ज़रा, when we apply pressure and reduce temperature, होगा क्या जब हम प्रेशर को अप्लाई करेंगे और टेम्परेचर को रिड्यूस करेंगे? The gases can be converted into liquids. The gases can be converted into liquids. इसी को कहते हैं the gases can be liquefied. The gases can be liquefied. बच्चों, मैंने आपको गैस सिलेंडर का एग्जाम्पल दिया यहाँ पर. हाँ जी, यहाँ पर गैस सिलेंडर का एग्जाम्पल अगर आपने गौर से देखा हो तो हमारे घरों में जो गैस सिलेंडर होता है उसमें कौन सी गैस होती है बच्चों? LPG. इस LPG में L का फुल फॉर्म बताइएगा क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. L का मतलब लिक्विफाइड है. सो गैस को हम लिक्विफाई करेंगे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होगी इसमें. समझे आप इस बात को? सो लिक्विफाइड कैसे किया जाए गैस को, यही मैं आपको यहाँ समझा रही थी. कैसे करेंगे हम? ऑन अप्लाइंग प्रेशर एंड रेड्यूसिंग द टेम्परेचर. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इस प्रोसेस को क्या कहा जाए? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ अ गैस इनटू अ लिक्विड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड लिक्विडिफिकेशन. बच्चों बहुत आसान नाम है. सॉलिड हम जब बनाते थे तो सॉलिडिफिकेशन वर्ड यूज किया था. अब हम लिक्विड बना रहे हैं गैस का, तो इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं लिक्विडिफिकेशन. ये टर्म याद रख लीजिए, इसको समझ लीजिए. क्या है ये टर्म? लिक्विडिफिकेशन. इसमें क्या हो रहा है? गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है. कैसे कन्वर्ट हो रही है? ऑन अप्लाइंग प्रेशर. ऑन अप्लाइंग प्रेशर. प्रेशर को इंक्रीज कीजिए या फिर टेम्परेचर को रिड्यूस कर दीजिए, तब हम क्या कर पाएंगे?
गैस से लिक्विड को कन्वर्ट कर पाएंगे। आई होप नाउ दिस कॉन्सेप्ट, दिस टर्म, दिस प्रोसेस इज कंप्लीटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना बच्चों? समझ आ गया है आपको कैसे हम प्रेशर बढ़ाकर, टेम्परेचर को कम कर कर कैसे हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं? इज इट क्लियर नाउ? लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड वन थिंग इन डिटेल। जब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ प्रेशर की, है ना, टेम्परेचर की, वॉल्यूम की, तो अगर हम गौर से देखें, हम इन्हें रिलेट करने की कोशिश करें तो हम एक इक्वेशन है जिसे कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या कहेंगे हम? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, इसके बारे में आप क्लास 11th में सीखोगे। ओके, इसके बारे में आप क्लास 11th में सीखोगे। ओके, बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ, क्योंकि जब हम प्रेशर को अप्लाई करने की बात कर रहे हैं तो जब टेम्परेचर ऑल्सो प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, इनको अगर कनेक्ट करना हो, लिंक करना हो, देर आर लॉस, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, इन सभी लॉस की वजह से, इनके बलबूते पर इन्हें आइडियल गैस लॉस कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? आइडियल गैस लॉस। ये भी आप क्लास 11th में सीखोगे। इनके बेसिस पर ये इक्वेशन बनाया गया है इनकी हेल्प से। PV इज इक्वल टू nRT, PV इज इक्वल टू nRT। यहाँ पर ये जो PV इज इक्वल टू nRT बात कर रहे हैं, देखिए प्रेशर, P मतलब प्रेशर, T मतलब टेम्परेचर, V मतलब वॉल्यूम, और यहाँ पर खास बात है जो कि है N यहाँ पर है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल सुन के कुछ याद आया है कि नहीं आपको? क्लास 9th में मोल कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है कि नहीं? 9th में मोल कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है, चिंता मत कीजिएगा, मैं हूं यहाँ पर। अगले चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझने वाले हैं। ओके, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने के अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं, वो कैसे आए, उनको कैसे अप्लाई किया जाए, उन सब की चिंता आप मत कीजिए। आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस। ओके, अभी के लिए मैं जस्ट आपको आइडिया देना चाह रही हूँ कि कैसे 9th की चीज़ 11th से रिलेटेड है। ये आइडियल गैस इक्वेशन आप 11th में सीखोगे। ओके, यहाँ पर जस्ट जो रिलेशन बन रहा है वो ये है, PV इज इक्वल टू nRT, जहाँ पर R है यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ओके, क्योंकि हम टेम्परेचर की, प्रेशर की, वॉल्यूम की जब बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना इसको लिंक किया जाए, इनको कोरिलेट किया जाए और एक इक्वेशन बनाया जाए। इसी को हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। You will know about it in detail in the coming classes, but have you understand कि हम जब प्रेशर अप्लाई करते हैं या टेम्परेचर कम कर देते हैं तो हम एक गैस को लिक्विड बना सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? और इस प्रोसेस को कहते हैं लिक्विडिफिकेशन। ये आइडियल गैस इक्वेशन से रूबरू हो गया, आप जल्द ही इससे मिलने वाले हो आप कुछ सालों में। ओके, आपको ये यहाँ से लिंक्ड है, इसीलिए मेरा फर्ज था मैं आपको बताऊं ताकि आपको पता हो कि एडवांस में होने क्या वाला है आपके साथ। राइट स्टूडेंट्स, डोंट वरी, इन आइडियल लॉस के बारे में जो हम आइडियल गैस लॉस की बात मैं कर रही हूँ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, ये सब बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं जिन्होंने गैस लॉस दिए थे, इनके बारे में भी आपको पता चलेगा। ओके, सो आई होप यू हैव गॉट अ ब्रीफ आइडिया नाउ रिगार्डिंग दिस कॉन्सेप्ट एज वेल। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आप समझ गए हो कि गैस को लिक्विड बनाने का प्रोसेस ही है लिक्विडिफिकेशन। क्या है बच्चों वो प्रोसेस? लिक्विडिफिकेशन। क्लियर? गैस को अगर लिक्विड बनाना है तो बनाया कैसे जाए? ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड ऑन reducing the temperature। ये बात आपको अपने दिमाग में फीड करनी होगी बच्चों, और इसी की वजह से, इस लिक्विडिफिकेशन की वजह से ही हमारे घरों में खाना बन रहा है। इसी की वजह से, इस प्रोसेस से ही पेट्रोलियम गैस को लिक्विफाई करके हम हमारे घरों में यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बच्चों, इस गैस की कीमत को आपको समझना होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ दिस गैसेस कैन बी सो डैम डिस्ट्रक्टिव। कितना नुकसान पैदा कर सकती हैं ये। अगर ये जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं ये ज़्यादा हो जाए तो फट सकती हैं चीज़ें, बहुत डेंजरस हो सकता है। साइकिल के टायर का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, राइट? सिमिलरली अगर LPG गैस सिलेंडर हमारे घरों में जो होता है
वो भी आपने सुने होंगे न्यूज़ में कई बार कि फट जाता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, इनको हमें बहुत संभल कर यूज़ करना होता है. वेन एवर यू आर अप्लाइंग प्रेशर, यू शुड सी टू इट दैट इट्स वैल्यू, कितना लिमिट में हम यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, हमें पता होना चाहिए. राइट, सो लिक्विडिफिकेशन आप समझे हो, कैसे गैस लिक्विड में होता है और प्रेशर अप्लाई करने पर. अब मैंने ना कुछ बच्चों की एक प्रॉब्लम सुनी है कि मैम हमें ना मास और वेट के बीच में फ़र्क बताइए ज़रा, हमें लेटेंट हीट क्या होता है ये बताइए ज़रा. हमें मास वेट का फ़र्क तो अगर पता है तो हम उसको सही जगह पर यूज़ ही नहीं कर पाते हैं, कन्फ्यूजन रहता है. डेफिनेशन में कौन सी लाइन यूज़ करें, उसके यूनिट्स क्या हैं, एसआई यूनिट कौन सा है. इन सभी सवालों के जवाब के साथ मैं आ गई हूँ. बच्चों, आई एम हियर टू हेल्प यू एंड टुडे ऑल द डाउट्स विच यू हैव आस्क्ड आई एम गोइंग टू क्लियर ऑल ऑफ देम. सो उनको क्लियर करने के लिए ये सेक्शन अब मैं बताने वाली हूँ, जो वो है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स विच यू शुड नो. आपको जो टर्म्स पता होने चाहिए उसका जिक्र अब हम करेंगे. चलिए एक एक करके बात करते हैं हम इन इम्पॉर्टेंट टर्म्स की. पहले मैंने ये बच्चे का कमेंट देखा कि प्लीज़ लेटेंट हीट को एक बार बताइए. लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मैंने आपको समझाया, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी समझाया है. सो चलिए एक बार दोबारा से, जिस बच्चे को कन्फ्यूजन था, आई होप यू आर लिसनिंग टू मी एंड लेटेंट हीट का कन्फ्यूजन आप दूर कीजिएगा. चलिए शुरू करते हैं. लेटेंट हीट की बात कर रही हूं मैं पहले. द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस. सिंपल लॉजिक है, जितनी हीट लगती है एक सब्सटेंस का स्टेट बदलने के लिए, उस हीट को कहते हैं लेटेंट हीट. मैंने पिछले क्लास में भी बताया था बच्चों आपको. राइट, सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट. एक सब्सटेंस का स्टेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल सॉलिड है, सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितनी हीट चाहिए उस हीट को यहाँ पर कहा जा रहा है लेटेंट हीट. ओके, सो इसको समझते हैं, इसके बारे में एक खास बात हम जानते हैं. लेटेंट हीट, मैम ये लेटेंट का क्या मतलब है भाई, जरा बताइएगा. अभी बताती हूँ. लेटेंट का मतलब होता है बच्चों हिडन, छुपा हुआ. छुपा हुआ कैसे, ये भी बताती हूँ मैं आपको, चिंता मत कीजिए. लेटेंट हीट डज नॉट रेज द टेम्परेचर, बट लेटेंट हीट हैज ऑलवेज, इट इज सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. इस एक पॉइंट के पीछे बहुत बड़ी बात छुपी हुई है. क्या आप समझे इस बात को? अगर आपको इस बात को समझना है तो दोबारा से ये ग्राफ डिस्कस करते हैं हम. कैसे मैंने आपको समझाया था टेम्परेचर और एनर्जी का, हमने इनपुट हीट एनर्जी का ग्राफ समझाया था मैंने आपको पिछली क्लास में, हाँ या ना. जल्दी से इसको रिवाइज कर देते हैं. यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है. और स्टेट चेंज होने के लिए यहाँ पर हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है. ओके, सो नाउ सी व्हाट हैपेंस. ये सॉलिड को यहाँ पॉइंट ए से हमने हीट एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू किया. बढ़ते 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 एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ पर देखिए आपको साफ साफ एक सीधी लाइन नजर आ रही है. रेड में जो डिनोट कर रखा है यही है छुपी हुई हीट, लेटेंट हीट यही है बच्चों. क्यों है ये लेटेंट हीट, अभी बता देती हूँ. क्योंकि यहाँ पर देखिए जरा कैसे हम हीट एनर्जी देते जा रहे हैं, पर ये जो एनर्जी लग रही है, ये जो टेम्परेचर यहाँ पर चेंज हो रहा है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है. देखिए फर्क ये पड़ रहा है कि यहाँ पर टेम्परेचर चेंज होना, अगर हम देखें गौर से तो कैसे रुक गया, रेड में आप देख सकते हैं ना, पर हीट एनर्जी हम दिए ही जा रहे हैं. ओके, सो व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग इज हियर इज दिस एनर्जी इज, दिस टेम्परेचर चेंज इज बीइंग यूज्ड फॉर चेंज इन द स्टेट. दिस इज बीइंग यूज्ड फॉर चेंज इन स्टेट. तो ये हीट एनर्जी जो छुपी हुई है, जो हम हीट एनर्जी देने पर भी टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, क्योंकि वो एनर्जी किस चीज में लग रही है, वो एनर्जी लग रही है स्टेट को चेंज करने में. ये छुपी हुई हीट को ही कहते हैं लेटेंट हीट. क्या कहते हैं बच्चों, इसे लेटेंट हीट कहते हैं. दिस हिडन हीट इज कॉल्ड एज लेटेंट हीट. सो सेम थिंग, अगर हम सॉलिड से लिक्विड को करते हैं, क्योंकि ये मेल्टिंग से होगा, फ्यूजन से होगा, तो इसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. क्या कहेंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. वेयर एज व्हेन फ्रॉम लिक्विड टू गैस, जब ये फेस चेंज होता है गैस और लिक्विड, ओके, लिक्विड से गैस बन जाता है, तो कैसे होगा, वेपराइजेशन से होगा. तो फिर इस लेटेंट हीट को हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. आई होप स्टूडेंट्स नाउ लेटेंट हीट is clear to all of you. Latent का मतलब hidden होता है. Latent heat is the amount of heat which is required to change the state of the substance. Clear है?
दो टाइप के लेटेंट हीट होते हैं, कौन से? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये दोनों हमने डिस्कस कर लिए थे और आप समझ चुके होंगे इसके बारे में, राइट? तो चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ एंड डिस्कस वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक बच्चे को डाउट था, मैम मास और वेट का फर्क जरा बता दीजिए। अभी लीजिए, मास और वेट का फर्क क्या होता है। देखिए सेंटेंस को गौर से पढ़िए, इस एक सेंटेंस में, इस एक लाइन में बात छुपी हुई है। द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मास। ओके, मास इज क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। याद रहेगी ये बात, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट। ग्राम्स, किलोग्राम, जिसमें चाहे उसको आप मेजर कर लीजिए, ठीक है। अब बारी आई वेट की। फिजिक्स के टर्म्स में वेट, कई बार मास और वेट लोग एक ही कंसिडर करते हैं, बट एक्चुअल में अगर देखें तो इसमें फ़र्क होता है। कई बार जब हम बाहर जाएं, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम मास और वेट को एक ही कंसिडर करते हैं, बट एक्चुअल में फिजिक्स के टर्म्स में अगर हम देखें तो इनमें फ़र्क है, और वो फ़र्क बहुत बड़ा है। और वो ये है कि द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए बॉडी बाय ग्रेविटी विल बी कॉल्ड एज मास। यहाँ पर वेट के लिए मास के साथ साथ ग्रेविटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसीलिए अगर वेट फाइंड आउट करना हो ना तो W इज इक्वल टू mg फॉर्मूला से करते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, तो वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। आई होप नाउ आप आसानी से मास और वेट का फर्क समझ गए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड अंडरस्टैंड वन वेरी इंपॉर्टेंट टर्म विच इज डेंसिटी। एक बच्चे ने बोला, मैम आपने बताया था कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। एक्चुअल में बताओ कि क्या होता है बच्चों? वही होता है। देखिए, द मास ऑफ ए सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इस फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या होता है? मास ऑफ ए सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम। ओके, उस पे मास, हमें यहाँ पर जैसे जैसे मास बढ़ता चला जाएगा वो आपको डेंसिटी पे फर्क नजर आएगा। देखिए मैं आपको एक बहुत खास बात बता रही हूँ। अब कैसे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की अगर हम बात करें तो डेंसिटी में फर्क आता है। ओके, जिसमें मास ज़्यादा होता है या फिर जो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं उन पे डिपेंड करेगा। देखिए, how tightly packed the matter is, the amount of mass in a given space. Density of matter के बारे में अगर हमें समझना है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस में यहाँ समझने की कोशिश करते हैं हम। सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में आपको पता है कि कैसे स्पेस कितना होता है सबके बीच में। तो बताइए, जहाँ पे पास पास में पार्टिकल्स होंगे ना वो मोर डेंस होगा, उसकी डेंसिटी हैवी होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत नज़दीक नज़दीक होंगे। तो दैट सब्सटेंस विल बी मोर डेंस। Okay, density will depend on the number of particles, space between the particles. So जो जितने ज़्यादा नज़दीक उतना ज़्यादा dense माना जाता है। Is it clear students? So देखिए, liquids, solids, gas, इन तीनों को अगर हम कंपेयर करें so बहुत ज़्यादा highly dense होंगे हमारे solids and very low dense होंगे gases. ओके स्टूडेंट्स, देखिए कैसे डेंसिटी चेंज हो रही है। आई होप आप समझ गए होंगे। डेंसिटी में अगर कंफ्यूज हो जाओ ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम के साथ साथ अगर किसी को कुछ भी कंफ्यूजन रहता है तो इस फिगर को गौर से देखिए। जितने पास पास अगर पार्टिकल्स रहेंगे ना, जितने नज़दीक नज़दीक, उतने ज़्यादा डेंस होंगे। याद रहेगी ये बात। आई होप नाउ देयर इज नो कंफ्यूजन टू एनी ऑफ यू। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द थिंग्स, कॉन्सेप्चुअली समझिए, चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं प्रेशर की। अभी हमने बताया ना इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कैसे प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं। अरे भाई ये प्रेशर होता क्या है? इस सवाल का जवाब भी अब आपको मिल जाएगा। देखिए ज़रा, प्रेशर बच्चों, अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें, इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं ना, तो फुल स्पीड में तेजी से, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स में इतनी ज़्यादा होती है कि वो तेजी से घूमते हैं। अगरबत्ती का एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, राइट। ड्यू टू देयर रैंडम मूवमेंट द पार्टिकल्स हिट ईच अदर। क्योंकि वो इधर उधर चल रहे हैं तो कई बार एक दूसरे को भी भिड़ जाते हैं। वो पार्टिकल्स हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, अगर अंधाधुंध होकर फुल तेजी से कोई चल रहा है तो भिड़ेगा ना। यही बात यहाँ हो रही है। यहाँ पर गैस के पार्टिकल्स फुल स्पीड में इधर उधर घूम रहे हैं, जिस वजह से वो एक दूसरे से भी भिड़ सकते हैं और वॉल्स ऑफ द कंटेनर से भी भिड़ सकते हैं। तो नाउ the pressure exerted by the gas is because of the force exerted by the gas particles per unit area on the walls of the container. ये खास बात आपको समझनी है।
गैस में जो प्रेशर होगा वो कैसे हम डिफाइन करें? देखिए, आपको प्रेशर को समझने के लिए हमारे आसपास हमारी दुनिया को देखिए। सी लेवल आप जानते हो, सो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट सी लेवल इज 1 atm. Atmospheric pressure at sea level is 1 atm. Okay, so and is taken as the normal atmospheric pressure. अगर जनरली एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है कोई आपसे पूछे तो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम 1 atm मान के चलते हैं। कितना मान के चलते हैं? 1 atm. atm का यहाँ मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद रहेगी ये बात? सो यहाँ पर प्रेशर को समझने के लिए ज़्यादा आसानी से P इज इक्वल टू एफ बाई ए, P इज इक्वल टू एफ बाई ए। यहाँ पर F क्या है, A क्या है, ये भी बता दिया जाएगा आपको। A है एरिया, कितना एरिया घेर के बैठा है, और F है फोर्स। मैंने बताया ना, देखिए यहाँ पर फोर्स एक्सर्टेड है। देखिए, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज, क्यों है गैस जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है? बिकॉज ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया। इस बात को समझिए, फोर्स एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया। नोट भी कर लीजिए अगर आपको कंफ्यूजन हो। Force exerted by the particles per unit area will be called as pressure per unit area. So यहाँ पर दो टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, फोर्स और एरिया। तो इसी को हमने यूज कर दिया हमारे फॉर्मूला में भी। P इज इक्वल टू एफ बाई ए, वेयर एफ इज फोर्स एंड ए इज एरिया। जब हमें प्रेशर फाइंड कैसे करता है ये पता चल गया है, तो अब हमें इसकी यूनिट्स भी डिस्कस करनी होगी। तो पास्कल नाम के साइंटिस्ट ने इसका ढूंढा था, तो पास्कल हो गए हमारे यूनिट्स। ओके, और इन्हें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के फॉर्म में भी याद रखते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ उनकी वैल्यूज, उनके कन्वर्जन्स भी लिखे हैं। 1 atm कितना होता है, 1 बार कितना होता है। ओके, इनको कन्वर्ट कैसे किया जाए यहाँ पर मेंशन है। यू कैन नोट दिस डाउन स्टूडेंट्स, नोट्स में आपको ये मिलेंगे भी। ओके, सो आई होप नाउ इट इज क्लियर दैट प्रेशर इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ पास्कल्स। और पास्कल को कैसे डिनोट करते हैं? PA। ऐसा यूनिट यही है प्रेशर की, क्या है? पास्कल्स। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत सिंपल है। इसको हमने मैथ्स में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में भी यूज़ किया होगा। एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम सीखा होगा ना आपने मैथ्स में। फिजिक्स में तो बहुत जगहों पर हम इसे यूज़ करते हैं। तो चलिए, वॉल्यूम क्या होता है जान लेते हैं। ऑल सॉलिड्स ऑक्यूपाई अ फिक्स्ड वॉल्यूम। सिंपल है, कोई शेप, कोई जगह घेरेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे, तो सभी में एक फिक्स्ड वॉल्यूम होगी। सो any solid substance, any solid यानी all solids occupy a fixed volume and the shape occupied by a substance is called volume. आपने सिलेंडर का, कोन का, स्फीयर का फाइंड किया है? याद है कि नहीं? आप करते होगे, राइट? सो जैसे ही अलग अलग शेप्स होंगे, अलग अलग सॉलिड्स के वॉल्यूम होंगे। तो वॉल्यूम को जनरली हम, कॉमन यूनिट होती है लीटर। क्या होता है? लीटर। दूध को भी हम लीटर के फॉर्म में कहते हैं कि नहीं? लिक्विड्स में जनरली वॉल्यूम कंसिडर हम करेंगे, वहाँ पे लीटर फॉर्म में मेजर करेंगे। तो सॉलिड्स की पक्का एक फिक्स शेप होती है, राइट? उनका वॉल्यूम हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करते हैं चलिए देखते हैं। सो 1 मीटर क्यूब, मीटर, सेंटीमीटर, इनके बारे में भी पता होना चाहिए आपको। DM मतलब डेसीमीटर। सो जिन बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूजन है कि भाई हम प्रॉब्लम्स में हमें दिक्कत होती है, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर कन्वर्जन्स के साथ मेंशन कर दिए हैं कि सेंटीमीटर, मिलीलीटर, मीटर, इन सब में क्या है, कितना डिफरेंस है, क्या इनका रिलेशनशिप है। राइट स्टूडेंट्स, प्लीज नोट देम डाउन। ओके, सो स्टूडेंट्स, जब हम इनकी बात कर रहे हैं, फिजिक्स के ये टर्म्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी। ओके, पर देखा जाए तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आता है, एंड 3 ऑफ देम आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। केमिस्ट्री में भी आप इन टर्म्स को यूज करोगे, फिजिक्स में आप कुछ केमिस्ट्री के टर्म्स को यूज करोगे, राइट? सो जो बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स जो मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी आपको लगेंगे, इनके बारे में चलिए जिक्र कीजिए। क्वांटिटीज जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, सम फिजिकल क्वांटिटीज राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, आई होप यू आर रेडी। तो चलिए, सबसे पहले सबसे आसान, मास। मास क्या होता है हमने जिक्र किया था, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सब्सटेंस। सो व्हाट इज मास? इट्स यूनिट इज किलोग्राम। सबके यूनिट्स विथ सिंबल्स आर गिवन ओवर हियर। ओके स्टूडेंट्स, मास के जो सिंबल हम, जिससे हम डिनोट करते हैं, वो होता है kg, किलोग्राम। लेंथ बहुत कॉमनली कितना लंबा है, कितने मीटर का है, ऐसे पूछते हैं ना हम। सो लेंथ को हम यूज करेंगे यूनिट मीटर, एंड द सिंबल विल बी स्मॉल m, राइट? आगे बढ़िए जल्दी से। टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है भाई। टेम्परेचर का जिक्र हो तो बहुत बच्चों को ना थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है।
हाँ या ना। सो अब उस टेम्परेचर का कन्फ्यूजन भी मैं दूर करने वाली हूँ। टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं, टेम्परेचर के अलग अलग स्केल्स क्या है, वो भी एक बार बता देती हूँ मैं आपको, ताकि आपको कन्फ्यूजन वो भी दूर हो जाए। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट टेम्परेचर नाउ। वेट और फोर्स न्यूटन में मेजर किया जाता है, इसीलिए यूनिट न्यूटन है और सिंबल एन है। वॉल्यूम को हम क्यूबिक मीटर्स में करते हैं, मीटर क्यूब बोलते हैं ना, मीटर क्यूब ऐसे 3 पावर में आता है। ओके, मीटर क्यूब 3 ऐसे पावर में आएगा। डेंसिटी किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास का देखो यूनिट क्या है, केजी, किलोग्राम, और अपना वॉल्यूम देखो मीटर क्यूब में हम करेंगे तो केजी पर मीटर क्यूब। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ग्रेट। एंड देन प्रेशर सभी जानते हैं, P इज इक्वल टू F बाई A, एंड प्रेशर की यूनिट्स हैं पास्कल्स, सिंबल होगा PA। तो मैंने जैसे आपको प्रॉमिस किया है अभी कि मैं आपको टेम्परेचर के बारे में बताऊंगी, तो टेम्परेचर का जिक्र करते ही मुझे एक चीज़ ज़रूर याद आई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और वो है हमने इवेपोरेशन का जिक्र किया था, बॉइलिंग और इवेपोरेशन में फ़र्क जाना था, हाँ या ना। तो कुछ बच्चों का ये सवाल था कि मैम इवेपोरेशन कैसे होगा, किस चीज़ों पर डिपेंड करेगा। चलिए, इवेपोरेशन क्या होता है ये तो जान लिया था हमने, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट है, सभी जानते हैं, पर कई बार वक्त आने पर इसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन आर, फर्स्ट इंपॉर्टेंटली टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है भाई, उस पर भी इवेपोरेशन डिपेंड करेगा, क्योंकि वो पानी भाप तभी बनेगा ना जब टेम्परेचर इंक्रीज हो। दूसरा, सरफेस एरिया, एरिया कितना है। इवेपोरेशन मैंने आपको बताया था कि बॉइलिंग बल्क फेनोमेनन है और इवेपोरेशन सरफेस फेनोमेनन है। तो क्योंकि इवेपोरेशन एक सरफेस फेनोमेनन है तो सरफेस एरिया पे तो डिपेंड करेगा ही भाई, हाँ है ना। चलिए, ये बात अगर आप समझ गए हो तो ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है बच्चों। मौसम में जो ह्यूमिडिटी होती है उस पे भी हमारा इवेपोरेशन डिपेंड करेगा। एंड देन विंड की स्पीड, विंड की स्पीड, हवा कितनी तेजी से आ रही है उस पर भी डिपेंड करेगा कि कैसे पानी भाप बनेगा। राइट स्टूडेंट्स, कैसे इवेपोरेशन होगा। और ज़रूरी थोड़ी है कि इस दुनिया में सिर्फ पानी को ही हम इवेपोरेट करें। देयर आर मेनी डिफरेंट लिक्विड्स। अल्कोहल आप ले सकते हो, वाटर ले सकते हो, मिल्क ले सकते हो। तो नेचर ऑफ द लिक्विड पे भी डिपेंड करेगा इवेपोरेशन। So I hope all these 5 concepts, 5 points regarding the factors affecting evaporation are clear to all of you students. So अब जैसे मैंने आपको कहा था कि टेम्परेचर डिस्कस कर लेते हैं, जल्दी से देख लेते हैं। टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर बताइए ज़रा। सिंपल, कितना गर्म है या कितना ठंडा है पता करते हैं हम थर्मोमीटर से। टेम्परेचर इज अ measure of degree of hotness or coldness of a substance. So what will it be called? Temperature is measured with the help of a thermometer. Temperature एक measure ऐसा है जो ये बताएगा एक substance की degree of hotness और coldness of an object बताता है। Clear students? अब हम बात करेंगे scales of measurement of temperature. Temperature को measure करने के लिए कितने scales हैं? Total there are 3 scales. तीनों स्केल्स के नाम, उनके यूनिट्स अब हम जान लेते हैं। सबसे पहले है सेल्सियस स्केल। क्या है बच्चों? सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल में थर्मोमीटर जो होते हैं उनके लिए सेल्सियस स्केल में जो कैलिब्रेशन होती है वो होती है फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेल्सियस। 0 से लेके, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस से लेके बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तक, 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक का हमारा सेल्सियस स्केल होता है। क्लियर है ये बात? समझ चुके हैं आप? पहला वाला सबसे आसान है, बहुत कॉमनली हम यूज़ भी करते हैं ये, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ते हुए अब हम बात करेंगे फ़ारेनहाइट स्केल की। फ़ारेनहाइट भी कहते हैं कुछ लोग इसको, फ़ारेनहाइट स्केल। द थर्मोमीटर्स विद फ़ारेनहाइट स्केल आर कैलिब्रेटेड फ्रॉम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इनकी रेंज बता रहे हैं हम, याद रखना। ये बहुत बच्चों को ये तो पता होता है कि फ़ारेनहाइट स्केल होता है, पर रेंज याद नहीं रहती। यू नीड टू रिमेंबर स्टूडेंट्स, फ्रॉम 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। जैसे सेल्सियस स्केल में हम डिग्री सेल्सियस बोलते थे, ऐसे यहाँ पर हम बोलेंगे डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए स्केल साफ साफ नजर आ रहा होगा आपको। सेल्सियस केस अगर हम बात करें तो 0 to 100 डिग्री सेल्सियस होगा, और फ़ारेनहाइट स्केल अब हम बात कर रहे हैं, देखिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। इज इट क्लियर? रेंज हम समझ गए हैं, मतलब हम जान गए हैं। तो अब हम बात करेंगे एसआई यूनिट।
SI यूनिट टेम्परेचर का होगा केल्विन। तो केल्विन स्केल कैसा होगा? केल्विन स्केल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बच्चों, तो केल्विन स्केल बहुत कॉमनली यूज्ड है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए जब हमने जाना है कि SI यूनिट केल्विन स्केल है, तो अब हमें ये जानना होगा ये फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, केल्विन, इन सब का रिलेशन क्या है भाई। अगर मुझे कोई वैल्यू दे दी जाए सेल्सियस में, तो क्या मैं फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकती हूँ? अगर केल्विन में दे दिया जाए तो सेल्सियस में कन्वर्ट हो सकती है क्या? ये रिलेशन पता होना ज़रूरी है। क्लास 9 की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में से ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा, कन्वर्ट द फॉलोइंग डिग्री सेल्सियस टू केल्विन या फिर केल्विन टू फ़ारेनहाइट, ऐसे सवाल आएंगे बच्चों। तो उसके लिए आपको ये दोनों जो मैंने यहाँ मेंशन कर रखे हैं ये नोट करने होंगे बच्चों। ओके, नोट देम डाउन बाय यूजिंग दिस इक्वेशन। इजीली यू कैन कन्वर्ट द वैल्यू, जो टेम्परेचर वैल्यू दे रखी होगी वो बस इसमें सब्स्टिट्यूट कर देना और आपको आसानी से वैल्यूज़ पता चल जाएंगी। देखिए चलिए, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का मैं आपको रिलेशन बताती हूँ। डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर हमें उसमें वैल्यू चाहिए तो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32 डिग्री, जिसमें भी वैल्यू दे रखी है, डिग्री सेल्सियस में दे रखी है तो उसकी वैल्यू डालो, अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में दे रखी है तो उसकी वैल्यू डालो। एक वैल्यू आपको आसानी से फिर मिल जाएगी। बेसिक मैथ्स का इक्वेशन आप सॉल्व कर दोगे, राइट। देन कमिंग टू हमारा बहुत प्यारा सबसे आसान पक्का सवाल इस पे आता है साइंस में, ये है केल्विन टू डिग्री सेल्सियस। सो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन कितने होंगे बताइए जरा? 273.15 केल्विन हम यूज करते हैं। कितना? 273.15 केल्विन। ओके, अगर वैल्यू हमें चेंज करनी हो तो इसके बेसिस पे हम चेंज कर देंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट। तो अगर हमें क्वेश्चंस की अब हम बात करें तो बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपको इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स को एक्सप्लेन करना आना चाहिए। इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट्स, जो डायग्राम मैंने आज आपको समझाया कि कैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में कन्वर्जन होता है, उस डायग्राम के साथ इस तरीके से आप उसको ड्रॉ करोगे और एक एक करके ईच डेफिनेशन आपको बताना होगा। एक एक करके आपको समझाना आना चाहिए कि मेल्टिंग क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, इवेपोरेशन क्या होता है, कैसे अलग अलग चीज़ें लिंक्ड है, कन्वर्जन कैसे होता है स्टेट्स का, मेल्टिंग, फ्यूजन, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, सॉलिडिफिकेशन, सब्लिमेशन, सब आपको डेफिनेशन के साथ बताने आने चाहिए। सो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। और क्योंकि ये चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं आने वाला है, फिर भी इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। ओके, एक सवाल और जो पूछा जाएगा और बहुत कॉमनली यूज्ड क्वेश्चन है, और वो ये है कि कैसे स्टेट्स ऑफ मैटर कन्वर्ट होते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया। जब स्टेट्स ऑफ मैटर कन्वर्ट होते हैं तो पार्टिकल्स के बीच क्या होता है? डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। डिफ्यूजन के ऊपर सवाल आते हैं, इसके एग्जाम्पल्स के बेस पे बहुत सारे सवाल आते हैं। रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे इंक्रीज किया जाए ये आपको पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। सो बताइए बच्चों, रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन द, कैसे रेट ऑफ डिफ्यूजन को बढ़ाएं? अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो हम डिफ्यूजन को भी इंक्रीज कर देंगे, हाँ है ना। तो ये सवाल डिफ्यूजन के रिलेटेड पक्का घुमा फिरा के आपको पूछा जा सकता है, राइट। तो चलिए अब हम एक सवाल और जिसकी हम बात करेंगे, और वो ये है कि कैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, और द अदर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में भी आपको सवाल आ सकते हैं। उनके बारे में भी डिटेल में उनकी प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई थी आपको, वो आपको पता होनी चाहिए। पिछले क्लास में नोट्स में भी मेंशन है वो, राइट और रॉन्ग। सो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट सभी की प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये भी एक बहुत ज़रूरी सवाल है। अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग काम करने वाले हैं, ये है बच्चों आपके लिए होमवर्क। होमवर्क का हर सवाल आप आसानी से कर पाओगे अगर आपने मेरे क्लास के लेक्चर्स ढंग से सुने होंगे। तो सवाल देख लीजिए। द क्वेश्चन हियर इज, ए गैस कंप्लीटली फिल्स द वेसल इन विच इट इज केप्ट। एक्सप्लेन करो इसको। बहुत आसान है ये सवाल, है ना। अगला सवाल तो इससे भी आसान है। ए गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। रीजन बताओ क्यों ऐसा होता है, बता दोगे ना। गैसियस की प्रॉपर्टीज आपने सारी पढ़ी है। ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड सॉलिड। वुडन टेबल को सॉलिड क्यों बोले भाई? ऐसी क्या बात है उसमें? सोचिए, अपने दिमाग पे जोर डालिए। सॉलिड की, लिक्विड की, गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे तो आसानी से इनके आंसर आप बता पाओगे। वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन द एयर बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड दिक्कत हो जाती है।
बताइए इसका जवाब। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। ओके, इनका आंसर कीजिएगा। अगला सवाल नंबर 2 देखिए, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन तीनों चीजों को आपको अरेंज करना है, वाटर, शुगर और ऑक्सीजन। थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाएंगे तो ये आंसर आराम से आ जाएगा, राइट। अगला सवाल, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू सेल्सियस स्केल। केल्विन में आपको दे दिए गए हैं, अब आपको क्या करना है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, राइट। अगर हमें टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे बताइए जरा। उसको हम 273 केल्विन से हम ऐड करेंगे, है ना। यहाँ पर केल्विन में दे रखा है तो सेल्सियस में कैसे करें, सोचिए सोचिए सोचिए। आपको सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 273 केल्विन होते हैं, मैंने आपको रिलेशनशिप भी बताई थी, प्लस और माइनस का खेल है बच्चों। आसानी से आप इस सवाल को भी आंसर कर लेंगे, राइट। चलिए अगला 2 सवाल और है, यहाँ पर भी कन्वर्जन ही हो रहा है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू केल्विन स्केल, यू विल हैव टू कन्वर्ट देम। सेल्सियस स्केल में एक सवाल है, केल्विन में दे रखा है, यहाँ पर सेल्सियस में दे रखा है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, हो जाएगा आराम से। चलो बहुत बढ़िया। आखिरी सवाल है बच्चों, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। 3 हमने आपको टेम्परेचर्स दे रखे हैं, आपको बताना है फिजिकल स्टेट क्या होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा। किसका सॉलिड है, किसका लिक्विड है, किसका गैस है। बहुत सिंपल है ना ये। इन सभी सवालों के जवाब आपको देने होंगे बच्चे। तो आज की क्लास में क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर दिया गया है बच्चों। किसी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, एंड आई होप इन डिटेल यू हैव अंडरस्टूड थिंग्स। एक बच्चे का एक सवाल आया था अर्दन पॉट के बारे में, तो अर्दन पॉट तो बहुत सिंपल है बेटा। पॉट में हम पानी डालते हैं, पॉट में छोटे छोटे होल्स होते हैं ना, वो जो छोटे छोटे होल्स होते हैं उनमें पानी अंदर सोक कर लेता है वो पानी। ओके तो वहां पर जब ये पानी सोक हो रहा है, इधर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कैसे होती है, टेम्परेचर से आसपास से ये हमारा चेंज हो जाएगा, है ना। चेंज होकर कैसे होगा, जो लिक्विड से गैस बनकर इवेपोरेशन के बाद कूलिंग का इफेक्ट छोड़ जाता है। इवेपोरेशन लीव इट्स कूलिंग इफेक्ट बिहाइंड। तो वापस जब इवेपोरेशन पोर्स में से निकलकर वापस कूलिंग इफेक्ट छोड़ जाएगा उस पॉट पे, उसके अंदर के पानी में, राइट। सो दैट्स व्हाई अर्दन पॉट में हमेशा पानी ठंडा रहता है। सो स्टूडेंट्स, आई हैव मेड एन एफर्ट टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। आई होप आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग, मजेदार और आपके सारे डाउट्स क्लियर भी हो गए होंगे। सो हम मिलेंगे अपने अगली क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्टडिंग, एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू द होमवर्क। ओके सो होमवर्क कर लीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बहुत मजा आया आज, और मिलेंगे हम हमारी अगली क्लास में। थैंक यू। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।